हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था फिजियोलॉजी ऑफ सेल बेसिक डिस्क्रिप्शन, और हम उसमें देख रहे थे ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो यही हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज फिजियोलॉजी ऑफ सेल द बेसिक डिस्क्रिप्शन पार्ट 2। आई एम डॉक्टर विजय तेलंग, वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद राजकोट। तो पहला जो ऑर्गेनल है जो हम देखेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियन? माइटोकॉन्ड्रियन इज एन ऑर्गेनल कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये वो ऑर्गेनल है जो एनर्जी जनरेट करने में काम करता है। इट इज अ रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बताएं, रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड। डायमीटर इज अबाउट 0.5 to 1 माइक्रॉन्स। इट इज कवर्ड बाय अ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल है, तो उसका भी मेम्ब्रेन कैसा है? बाइलेयर्ड है। अभी इसमें द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स सच एज एसिटिल-CoA सिंथेटेज एंड ग्लाइसोग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटिल ट्रांसफरेज। तो ये दो एंजाइम्स हैं। एसिटिल-CoA पाथवे हमको पता है, तो उसमें ये काम में आता है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ इनवर्ड प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, उसमें एंजाइम्स हैं एसिटिल-CoA सिंथेटेज और ग्लिसरॉल फॉस्फेट एसिटिल ट्रांसफरेज। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जिसके वजह से अंदर प्रोजेक्शंस बनते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इट कवर्स द इनर मैट्रिक्स स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन अंदर का जो मैट्रिक्स का स्पेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में का, उसको कवर करता है। इसमें जो क्रिस्टी है, द क्रिस्टी कंटेन्स मेनी एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्रिस्टी में वो सारे एंजाइम्स है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से बेसिकली सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस यहीं पे होता है। द एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टे आर कलेक्टिवली नोन एज रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम इसी को रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इन घटकों को। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोनिकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको NADH भी बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C हम देखेंगे एपोप्टोसिस में, इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। और ATP सिंथेज। इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स विच कंटेन्स मेनी अदर एंजाइम्स। ठीक है ना, तो अंदर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड होता है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रियन डज नॉट हैज अ फिक्स पोजीशन इन द सेल। उसके पास कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियन मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो कंटिन्यूसली वो साइटोप्लाज्म में मूव होते रहता है। एंड इट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। देखो, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन DNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड खुद का उसके पास होता है। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, तो व्हाट आर द फंक्शंस? तो फर्स्ट फंक्शन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड द पावर हाउस और पावर प्लांट ऑफ द सेल। द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स बाय ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इन द क्रिस्टी। तो क्रिस्टी में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, वो जो भी फूड पार्टिकल्स है जिसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनके ऊपर ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्रिस्टी में काम करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जब प्रोसेस होता है तो इसमें वाटर और CO2 रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होता है। द रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेटर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, तो ये रिलीज्ड एनर्जी जो है इस रिएक्शन से जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होता है, एंड लेटर ऑन उसका यूज से ATP बनाया जाता है। अभी सिंथेसिस ऑफ ATP, द एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रियन सिंथेसाइज ATP। तो ATP माइटोकॉन्ड्रियन में बनता है। फॉर दिस दे यूटिलाइज द एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन सेल साइटोप्लाज्म बाय द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फिर जो ATP मॉलिक्यूल्स बन गए हैं उनको साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। So whenever energy is needed for cellular activity, the ATP molecules are broken down. तो जब भी किसी चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे हमने पंप्स पढ़े हैं, है ना, तो
अलग अलग पंप्स होते हैं, आयन के पंप्स होते हैं, आयन बेसिकली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उस वक्त वो एटीपी का एनर्जी सेल यूटिलाइज कर लेता है। थर्ड फंक्शन इज इन अपोप्टोसिस। सो नाउ व्हाट इज अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस इज बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ, यानी सेल का जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सिग्नल्स डेवलप होते हैं सेल में और उसका डेथ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियन उसमें हेल्प करता है। कैसे? तो माइटोकॉन्ड्रियन में से साइटोक्रोम सी एंड सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेसिस, जिसको SMAC बोलते हैं, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर ऑफ कैस्पेसिस। सो नाउ व्हाट आर कैस्पेसिस? तो कैस्पेसिस बेसिकली प्रोटीएज एंजाइम्स है जो जिनका नाम है सिस्टीन एस्पार्टिक प्रोटीएजेस। तो ये कैस्पेसेस एक्टिवेट करते हैं एपोप्टोसिस को। या फिर और डाइब्लो इज अनदर थिंग दैट द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस, और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये IAP को बाइंड करता है। ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्ट IAP बाइंडिंग प्रोटीन विथ लो PI, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें कम होता है, तो ये IAP को बाइंड करता है ना। व्हाट इज IAP? IAP इज इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। तो सेल का डेथ ना हो इसके लिए सेल के अंदर IAP नाम का घटक होता है जो अपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, और ये बेसिकली कास्पेस को इनहिबिट करके रखता है IAP। तो डाइब्लो IAP को बाइंड करता है। डाइब्लो IAP को बाइंड करने के वजह से जो कैस्पेस है, कैस्पेस एक्टिवेट हो जाता है और कैस्पेस अल्टीमेटली एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम C और SMAC या डाइब्लो ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन लीवर। तो दूसरे जो फंक्शंस है उसमें बेसिकली कैल्शियम का स्टोरेज करना और अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये भी फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट स्लाइड इज न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल, ठीक है ना। तो सबसे प्रोमिनेंट भी है और लार्ज भी है। प्रोमिनेंट मतलब जब भी सेल को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो तुरंत दिख जाता है, प्रोमिनेंट होता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, बेसिक फंक्शन इसका सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो इसका डायमीटर है 10 माइक्रॉन्स टू 22 माइक्रॉन्स। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो सेल का 10% टोटल वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट द RBCs। न्यूक्लियस सारे सेल्स में है, केवल RBCs में नहीं होता है। RBCs आर इन्यूक्लिएटेड। The cells with nucleus are called eukaryotes and those without nucleus are known as prokaryotes। ये तो टर्मिनोलॉजी है। तो जनरली न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली न्यूक्लियस सेंटर में होता है एंड इट इज मोस्टली स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल शेप का रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो तीन बेसिक घटक है इसमें, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, साथ में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो नाउ लेट अस सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड एंड पोरस इन नेचर। इसका मतलब क्या है? वो भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है बट इट इज पोरस। पोरस मीन्स उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे से होल्स होते हैं। दिस अलाउज द न्यूक्लियोप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म। इन पोर्स के वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये खास बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये जुड़ा होता है। पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर गार्डेड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देखिए, तो जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उनको गार्ड करते हैं। डायमीटर ऑफ द पोर्स इज अबाउट 80 to 100 नैनोमीटर्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अकर्स थ्रू दिस पोर्स। तो जो भी मटेरियल एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये इन पोर्स के थ्रू होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ हाईली विस्कस फ्लूइड। इट इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली विस्कस फ्लूइड है। विस्कोसिटी जैसे बढ़ती जाती है तो इसका मतलब डेंसिटी वाटर की बढ़ती जाती है, उस फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है। और इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। दिस न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस
and dense fibriller network of proteins which are called the nuclear matrix and many substances such as nucleotides and enzymes। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में है, देखिए क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोलस नाम का एक छोटा सा ऑर्गेनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंस फाइब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स यानी एक फाइब्रिलर नेटवर्क होता है प्रोटीन्स का जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द क्रोमैटिन। अब ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है ये क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम्स को स्ट्रक्चर देने के लिए काम में आता है। द सॉल्यूबल लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म। तो जो सॉल्यूबल लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का उसको न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म ऐसा बोलते हैं। थर्ड कंटेंट जो है न्यूक्लियस का वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो थ्रेड लाइक धागे जैसा मटेरियल है जो डीएनए के मॉलिक्यूल से बनता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये पैक किए जाते हैं और पैकिंग का काम होता है हिस्टोन नाम के प्रोटीन का। सो क्रोमैटिन इज रिफर्ड एज डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। तो डीएनए प्लस हिस्टोन कॉम्प्लेक्स जो है उसको क्रोमैटिन ऐसा बोलते हैं। इट फॉर्म्स द मेजर बल्क ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। मैक्सिमम न्यूक्लियर मटेरियल इस क्रोमैटिन में ही है। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स विच wraps अराउंड सेंट्रल कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द फंडामेंटल पैकिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमैटिन का जो सिंगल यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये न्यूक्लियोसोम किससे बनता है तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके उसको एक न्यूक्लियोसोम बनता है और ये सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्रोमैटिन बनते हैं। द फोर्थ कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम इज द रॉड शेप न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अभी रॉड शेप जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम है। इट कैरीज अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पीशीज। तो पूरा ब्लूप्रिंट यानी जो भी जानकारी उस ऑर्गेनिज्म की है वो सारी जानकारी इन क्रोमोसोम्स में होती है। फिर क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड कॉइल होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ईच डीएनए कंटेन्स मेनी जीन्स, बहुत जीन्स होते हैं इसमें। ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। सेल डिवीजन के वक्त ही ये विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स। दिस इज बिकॉज डीएनए बिकम्स मोर टाइटली पैक्ड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होने की वजह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और विच मेक्स द क्रोमोसोम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। All the dividing cells of the body except reproductive cells contain 23 pairs of chromosomes. The fifth content of nucleus is nucleolus. So nucleolus is a small round granular structure of the nucleus. तो जो small round granular structure है उसको nucleolus ऐसा बोलते हैं। Each nucleus contains one or more nucleoli. तो एक सिंगल न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियोलस कंटेन्स आरएनए एंड सम प्रोटीन्स विच आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में जो आरएनए और प्रोटीन्स मिलते हैं तो उसके समान ही न्यूक्लियोलस में भी आरएनए और प्रोटीन्स ही होते हैं। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोलस। लेटर इट इज कंडेंस्ड टू फॉर्म द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। बाद में उसको कंडेंस करके राइबोसोम के सब यूनिट्स बनाए जाते हैं उनसे। ऑल द सब यूनिट्स फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है ये बाद में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। एंड इन द साइटोप्लाज्म दीज सब यूनिट्स फ्यूज टू फॉर्म राइबोसोम्स। ये सब यूनिट्स फ्यूज होकर राइबोसोम्स बनाते हैं। तो दीज वर द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। The major functions of nucleus are control of cellular activities and storage of hereditary material. तो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना प्लस हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करना यानी डीएनए मटेरियल को स्टोर करना, ये बेसिक फंक्शन है। तो उसमें पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज दैट इंक्लूड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इतने सारे फंक्शंस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, formation of subunits of ribosomes, sending genetic instruction to the cytoplasm for protein synthesis through messenger RNA,
control of the cell division through genes, storage of hereditary information in genes, and transformation of this information from one generation of the species to the next. तो hereditary information केवल स्टोर ही नहीं की जाती तो बल्कि ट्रांसफॉर्म भी की जाती है, अगले जनरेशन को दी जाती है ताकि उनको जानकारी मिले. Now we are going to see organelles without limiting membrane. अभी तक हमने organelles with limiting membrane देखा है, अभी हम organelles without limiting membrane. The first organelle is ribosomes. Ribosomes are organelles without limiting membrane. These organelles are granular and small dot-like structures with a diameter of 15 nanometers. तो 15 नैनोमीटर डायमीटर है इनका. They are made up of 35% of proteins and 65% of RNA, that is ribonucleic acid. RNA present in ribosomes is known as ribosomal RNA, उसको rRNA ऐसा बोलते हैं. Ribosomes are concerned with protein synthesis in the cell. तो protein synthesis जो हो रहा है वो basically ribosomes के control में है. Then types of ribosomes. There are two types of ribosomes. Ribosomes that are attached to the rough endoplasmic reticulum and free ribosomes that are distributed in the cytoplasm. Functions of ribosomes. Ribosomes are called protein factories. उनको protein factories बोलते हैं because of their role in the synthesis of proteins, क्योंकि वहाँ पर protein synthesis होता है. Messenger RNA carries the genetic code for protein synthesis from nucleus to the ribosomes. तो messenger RNA genetic code nucleus से ribosomes तक लेकर जाता है. The ribosomes in turn arrange the amino acids into small units of proteins. तो small units of proteins में arrange करके रखते हैं amino acids को, है ना. राइबोसोम्स अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं लाइक एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, हार्मोनल प्रोटीन्स, लाइसोसोमल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. फ्री राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन हीमोग्लोबिन, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो अटैच्ड राइबोसोम्स है वो ऊपर जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, हार्मोनल प्रोटीन्स है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स है, सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स है वो बनाने में हेल्प करते हैं. और फ्री राइबोसोम्स जो है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन में, पेरोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं. देन कम्स द साइटोस्केलेटन. नाउ साइटोस्केलेटन इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड गिव सपोर्ट टू द सेल. तो साइटोस्केलेटन नाम से हम बोल सकते हैं साइटोन इज सेल, स्केलेटन मीन्स द फ्रेमवर्क दैट इज सपोर्टिंग द सेल. It is also essential for cellular movements and the response of the cell to external stimuli. तो देखिए सेलुलर मूवमेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है, सेल का रिस्पॉन्स भी यही जनरेट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को. साइटोस्केलेटन में बेसिकली 3 प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, द माइक्रोट्यूब्यूल, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. तो व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स? Microtubules are straight, hollow and tubular structures of the cytoskeleton formed by bundles of globular protein called tubulin and are arranged in different bundles. तो microtubules basically straight होते हैं, they are hollow structures plus they are tubular structures and they are formed by bundles of a protein called as tubulin. Tubulin नाम के प्रोटीन से बनते हैं और different types of bundles में ये बांधे जाते हैं. Tubulin has 2 subunits, namely alpha subunit and beta subunit. तो 2 subunits होते हैं इसमें and the length of microtubules is variable basically. Now functions of microtubules. Functions. First function is they determine the shape of the cell. जैसे कोई cell is cuboidal, so it is cuboid because of the microtubules. They give structural strength to the cell, which means the structure does not change. ठीक है ना, structure बना रहता है. They act like conveyor belts which allow movement of granules, vesicle, protein molecules and some organelles like mitochondria to different parts of the cell. तो जैसे फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होता है, एक चीज़ एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है उसको रखने पर, तो ये भी सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है कुछ मॉलिक्यूल्स का इंट्रासेलुलरली, उसके लिए भी ये हेल्प करते हैं. दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स विच सेपरेट द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इन्हीं की वजह से होता है. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. एंड द कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक सिलिया एंड फ्लैजेला. तो सिलिया जो होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल मेम्ब्रेन, वो भी इन्हीं से बनते हैं. फ्लैजेलम जिसका बेसिक एग्जांपल हम स्पर्म में देख सकते हैं, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनते हैं, तो मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं. सेकेंड आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. दे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द न्यूक्लियस
एंड एक्सटेंड टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बेसिकली न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के पेरिफेरी तक जाते हैं। दे आर फॉर्म बाय रोप लाइक पॉलीमर्स, ये कैसे धागे यानी रस्सी के जैसे जो पॉलीमर्स होते हैं उनसे ये बनते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। दे आर ऑफ 5 सब क्लासेस। फर्स्ट केराटिन्स in epithelial cells, glial filaments in astrocytes, neurofilaments in nerve cells, vimentin in many other types of cells and desmin in muscle fibers। तो इतने 5 टाइप्स हैं इनके। They help to maintain the shape of the cell and also connect the adjacent cells through desmosomes। तो ये एडिशन के लिए भी काम में आते हैं प्लस शेप मेंटेन करते हैं। Then comes the microfilaments। माइक्रोफिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स लंबे से धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ नॉन ट्यूबुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड दे आर बेसिकली एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन इज मोर अबंडेंट देन मायोसिन, एक्टिन ज़्यादा होता है मायोसिन से। माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म कंटेन ओनली एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो एक्टोप्लाज्म, व्हाट इज एक्टोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। तो माइक्रोफिलामेंट्स नियर इन द एक्टोप्लाज्म कंटेन ओनली एक्टिन मॉलिक्यूल्स। और एंडोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज नोन एज एंडोप्लाज्म। तो उसमें बेसिकली दोनों एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स दोनों भी मिलते हैं। तो इसका फंक्शंस क्या है? तो माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली दे गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, उसका शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द सेल अगेंस्ट पुलिंग फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं, पुलिंग फोर्सेस होते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर मूवमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे ये हेल्प करते हैं। जैसे मसल्स में हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन का सबसे ज़्यादा रोल वहीं पे है। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में है, साइटोकाइनेसिस में भी है। अभी साइटोन मीन्स, साइटोन इज सेल, काइनेसिस मीन मूवमेंट। तो पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का जब पार्टीशन होता है तो उस वक्त भी ये हेल्प करते हैं। तो ऐसे 3 घटक साइटोस्केलेटन से में होते हैं। एंड दीज आर सम इमेजेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट ऑफ एक्टोप्लाज्म। तो आप देख सकते हो ट्यूबुलिन सब यूनिट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट रोप लाइक स्ट्रक्चर है, रोप लाइक पॉलीमर है। और बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ एक्टोप्लाज्म कैसे है? तो सिंपल उसमें एक्टिन सब यूनिट्स है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।